मैं गौरव भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं विनय विश्वास जी का हार्दिक स्वागत इस बात से के लिए भी करता हूँ क्योंकि इनकी पुस्तक के बहाने आज हम लोग मुक्ति बोध को स्मरण करने और यहाँ पर उनको याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विनय विश्वास जी की यह पुस्तक मुक्ति बोध के साहित्यिक कर्म के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को समझने में भी सहायक है। भूमिका में जहाँ विनय जी मुक्ति बोध के व्यक्तित्व की जीवटता का परिचय देते हैं और वहीं ऐन्द्रिकता और मुक्ति बोध के संदर्भ में लिखते हैं। मुक्ति बोध की ऐन्द्रिकता बताती है कि उनका काव्य संघर्ष जितना खड़ा था उतना ही सक्षम। इसका अध्ययन वस्तुतः उनके संवेदनात्मक उद्देश्य से रचना संसार और रचना विन्यास के रिश्तों का अध्ययन है। यथार्थ की रचना के लिए उन्होंने जो भाववादी शिल्प अपनाया वह उनकी अंतर वस्तु का सबसे स्वाभाविक रूप था। वे अंतर जगत की आत्मालोचना, अपराध बोध, संकल्पबद्धता, उल्लास, उदासी, शर्म, बेशर्मी, स्वप्नदर्शिता आदि अनेक प्रक्रियाओं और वस्तु स्थितियों के बड़े कवि थे। यह अंतर जगत जटिल था और फैंटेसी इसका स्वाभाविक रूप है। इसे इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि यह सामाजिक लक्ष्य के व्यक्तिगत लक्ष्य में रूपांतरण की सृजनात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। ऐन्द्रिकता का अध्ययन प्राकारांतर से इसी प्रक्रिया के घटित होने का अध्ययन है। ऐन्द्रिकता साहित्य का अनिवार्य गुण है। मुक्ति बोध की ऐन्द्रिकता किस रूप में विशिष्ट है इसकी पड़ताल विनय विश्वास जी मुक्ति बोध की कविताओं के साथ ही उनके गद्य साहित्य के संदर्भ में करते हैं, जो मुक्ति बोध के साहित्य को समझने की नई दृष्टि प्रदान करती है। इसी के साथ मैं अपने विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के प्रोफेसर मेजर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें। विश्वनाथ जी और मित्रों, बहुत पहले 35 फिरोज शाह रोड पर एक गोष्ठी आचार्य नामवर सिंह जैसा कि हमेशा होता था कि वो अध्यक्ष थे पर बोले कि मैं पहले भाषण दूंगा, तो लोगों ने मान लिया कि दीजिए। शुरू किया उन्होंने। असल में हुआ ये था कि गोष्ठी थी सुमित्रानंदन पंत पर। पंत जी के मरे साल भर हुए थे, तो मुझसे फोन किया मुझे भीषम जी ने। भीषम साहनी उस समय PWA के महामंत्री थे, उन्होंने ही मुझे फोन किया। तो मैंने कहा कि भीषम जी मैं पंत जी की कविताएं मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैं गोष्ठी में एक तो आना नहीं चाहता और अगर आप कहेंगे तो आ जाऊंगा पर बोलूँगा नहीं। तो भीषम जी ने मुझसे कहा कि पांडे जी ये शोक सभा नहीं है कि उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, साल भर बाद की गोष्ठी है, जो मन ऐसा बोलिए आइए। तो आओ, जब भीषम जी ने ये छूट दे दी तो मैं भी उसमें मौजूद था। जैसी आदत थी आदरणीय स्वर्गीय नामवर जी की, उम्मीद से मैं स्वर्गीय कह रहा हूँ, बाकी क्या हुआ होगा भगवान की जानता। शुरू हुए हो हिंदी आलोचना में एक रूढ़ी बन गई है कि जो गरीबी में जिए, कष्ट उठाए जीवन, वो तो प्रगतिशील है, लेकिन जो सुविधा संपन्न सुरुचि संपन्न है वह प्रगतिशील नहीं है। मुझे यह सुनकर इतना क्रोध आया कि हिंदी के सारे बड़े लेखक कवि कष्ट में रहे। प्रेमचंद थे, मुक्तिबोध थे, उनके सामने बैठे हुए नागार्जुन थे, त्रिलोचन थे। इन लोगों से ज्यादा कष्ट में कौन रहा है जी? और वो प्रगतिशील इसलिए थोड़े हैं कि कष्ट में है, प्रगतिशील हैं इसलिए कष्ट में हैं। अच्छा, मेरी जो थोड़ी खरी खरी कहने की आदत है तो कभी कभी ही वो प्रतिभा जगती। तो मैं शुरू हुआ
तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है कि हिंदी की आलोचना में एक और गुण है कि जब इस पर गोष्ठी हो तब उसको महान सिद्ध करने की कोशिश की जाए। अभी कुछ दिन पहले वहाँ साहिबाबाद वाला जो कॉलेज है उसमें गोष्ठी थी निराला पर, तो पंथ की निंदा करते हुए नामवर जी ने निराला की महानता का गुण गाया, और यहाँ निराला की निंदा करते हुए पंत जी पर शुरू हो गए कि पंत जी का रहस्यवाद बहुतों के यथार्थवाद से अधिक प्रगतिशील है। मुझे इस बात पर क्रोध आया कि कैसा भी रहस्यवाद हो, वो ससुर यथार्थवाद से ज्यादा प्रगतिशील है। क्रोध का कारण ये था। खैर, ये कहा मैंने, इस किताब को पढ़कर विनय विश्वास के मुझे यह लगा कि सचमुच मुक्तिबोध कितने कष्ट में थे हम लोग। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। इसमें एक जगह लिखा है, मुक्तिबोध ने स्वयं कहा कि 1 सप्ताह से हम पति पत्नी केवल चाय पी के रह रहे थे। इससे ज्यादा कष्ट क्या होगा जी? उसके बाद कोई कहे कि खाली चाय पी के रहने के कारण वो प्रगतिशील है, तो क्या करना चाहिए उसके साथ? खैर, पहली बात मुझे जो इस किताब के बारे में कहनी है कि विनय विश्वास इस किताब से ही मालूम हुआ कि विश्वनाथ जी के शिष्य, किताब भी उन्हीं को समर्पित था। जो अच्छा लगा मुझे कि विश्वनाथ जी की तरह ही पारदर्शी और जनतांत्रिक भाषा में लिखी हुई आलोचना है। मैंने कहीं बुझाऊर नहीं बुझाया गया। बहुत लोग आलोचना के नाम पर बूझो तो जाने की चुनौती देते हुए आलोचना विनय विश्वास ने ऐसा नहीं। दूसरी बात ये है जो ठीक कहा ये हमारे मित्र संचालक ने कि इस किताब में मुक्तिबोध का एक तो संपूर्ण साहित्य है। मैंने कविता के प्रसंग में बहुत सारी बातें मुक्तिबोध के प्रसंग में हुई, लेकिन गद्य के बारे में उतनी बात नहीं हुई, या तो हवाई बहुत हुई है। जैसे मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी की समीक्षा आचार्य नामवर सिंह ने लिखी थी। लिखी क्या थी? वो माध्यम की जो गोष्ठियां होती थी उसी में पढ़ी थी इलाहाबाद। तो मुक्तिबोध की, अच्छा, नामवर सिंह की एक और आदत, किसी को उठाना हो तो आसमान तक पहुंचा के छोड़ते, और गिराना हो तो रसातल में ले जाकर ही मानते। तो उठाना था मुक्तिबोध को, तो कहा कि ये प्लेटो के डायलॉग की तुलना इससे की जा सकती। अब इसमें मुक्तिबोध का सम्मान है कि प्लेटो का अपमान इस वाक्य में मैं कुछ नहीं कह सकता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन विनय विश्वास ने मुक्तिबोध की कविताओं के साथ साथ उनके गद्य में भी ऐन्द्रिकता की खोज और पहचान की है। मुझे यह अच्छा लगा कि एक धारणा आप बनाइए तो पूरे रचनाकार पर लागू कीजिए उसकी रचनाशीलता। एक और बात है इस प्रसंग में कि ऐसा प्रामाणिक फ्लैप मैंने किसी किताब का नहीं देखा। फ्लैप प्रायः झूठ लिखा जाता, इसीलिए मैं नियम बना के 2 काम नहीं करता। पिछले जब से मैं साहित्य में, मैं किसी किताब का फ्लैप नहीं लिखता और किसी की भूमिका नहीं लिखता। छपने के बाद जो उसका करना होता है करता। ये फ्लैप की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि शुरू वाले पहले ही हिस्से में जिसमें फ्लैप है
साबित होता है, खाली फ्लैप पढ़ लीजिए तो साबित होता है कि मुक्तिबोध ऐन्द्रिकता के कवि। इतने मैं सब पढ़ के सुना दूंगा, या वैसे उम्मीद करता हूं कि हिंदी में किताबें पढ़ के लोग गोष्ठियों में नहीं जाते, पर घर जाके तो पढ़ सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं अभी इस किताब से हट के, मुक्तिबोध के बारे में। ये विनय विश्वास ने पृष्ठ 20 पर यह लिखा है कि मुक्तिबोध ऐन्द्रिक बोध के कवि थे। अच्छा, एक और आप मैं विनय विश्वास से कहना चाहता कि ज्ञान की प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, इंद्रिय बोध, भाव बोध और विचार। और विकास का भी यही क्रम होता है, पहले संसार का, प्रकृति का, यहाँ तक कि संस्कृति का भी ऐन्द्रिक बोध होता है। प्रायः हिंदी के यथार्थवादी कवि ऐन्द्रिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब इसके बाद ऐन्द्रिक बोध कौन है? वर्णन करना है बाबा को अकाल का। कविता में कहीं अकाल का नाम नहीं, लेकिन जिस घर में अन्न का एक दाना न हो उसी में चूल्हा चौकी सब ये रोएगा और सोएगा। बाबा ऐन्द्रिकता को सामने मैं उसको दूसरी भाषा में कहूँगा, खाली ऐन्द्रिकता नहीं है, बल्कि वस्तुपरक कविता है, वस्तुओं के माध्यम। अच्छा, इस संस्कृत के आचार्य जानते थे इसको, इसी को विभावन व्यापार कहा जाता है। तो इसमें लेकिन जो बात ये रख दो पहले हम, तो एक ये चाहे फीकी जो है ये हमें यहाँ रख दो, नहीं फीकी हो तो कोई बात रखो, पीता रहूंगा बोलता रहूंगा। मैं जो कहना चाहता था कि मुक्तिबोध कवि, कहानीकार, गद्यकार तो थे ही, एक आलोचक और विचारक भी थे। अब हिंदी आलोचना में उनकी एक बात की बहुत चर्चा हुई है, सभ्यता समीक्षा की, लेकिन जो उनकी खोज है मौलिक फैंटेसी, तो मुक्तिबोध पर 2 लोगों ने लिखा है हिंदी के, हमारे 2 बड़े आलोचक आदरणीय रामविलास और दामोदर सिंह, दोनों ने लिखा। इसमें से किसी ने एक वाक्य फैंटेसी पर नहीं लिखा। नंबर 1। नंबर 2 ये पता नहीं किधर से भ्रम फैला हुआ है कि फैंटेसी भाववादी शिल्प है, जिनके ये से भाववाद भौतिकवाद की बहस चलती है, उन्हीं का एक उदाहरण ले आया हूँ, पढ़ूंगा। लेनिन से ज्यादा भौतिकवादी मार्क्स के बाद कोई तो हुआ नहीं, तो लेनिन की ये किताब ले आए और फैंटेसी के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाऊंगा। अंग्रेजी में 2 किताबें मौजूद हैं, जाहिर है कि लेनिन को भी हम लोग अंग्रेजी से ही पढ़ते हैं, नहीं तो हिंदी में अब रूसी ओसी तो हम जानते नहीं। तो मुक्तिबोध के पहले 2 लोगों ने फैंटेसी पर लिखा था, स्वयं लेनिन। पर मुझे मुक्तिबोध को पढ़ते हुए नहीं लगा कि उन्होंने लेनिन का यह कथन या उदाहरण फैंटेसी संबंधी पढ़ा हो, लेकिन जिस आदमी को जरूर जानते होंगे और पढ़ा होगा, कॉर्डवेल ने अपनी किताब इल्यूजन विद रियलिटी में 50 पेज लंबा लेख लिखा है, साइकी एंड फैंटेसी। वो जरूर पढ़ा होगा मुक्तिबोध ने, क्योंकि उस जमाने में कॉर्डवेल की किताब बड़ी लोकप्रिय मानी जाती।
अब अगर मान लीजिए कि जिस टेक्निक का, जिस शिल्प का, जिस शैली का की तारीफ लेनिन करें तो भाववाद कैसे हो गया? इसके बाद भौतिकवाद क्या होगा? किसका कथन भौतिकवादी माना जाएगा? लेनिन ने तो यहाँ तक लिखा है कि यह बेवकूफी होगी कि विज्ञान में भी फैंटेसी का महत्व होता है, खाली कविता साहित्य में ही नहीं। मैं उदाहरण पढ़कर आपको सुनाऊंगा। एक बात चलते चलते और भी कहनी ये कि लेनिन विचारों में बड़े खुले थे। एक वाक्य उनका याद पड़ा, अगर भाववाद भी हो तो, भाववाद माने हिंदी में आइडियलिज्म के लिए चलता है, यद्यपि ये बहुत ही गलत अनुवाद है। ये भाववाद आइडियलिज्म के लिए भाववाद चलता है। तो लेनिन ने एक जगह लिखा है आइडियलिज्म के बस कि इंटेलिजेंट आइडियलिज्म इज बेटर देन क्रूड मटेरियलिज्म। थोड़े भौतिकवाद से बेहतर है विवेकवादशील भाववाद, अगर भाववाद ही उसको कहना हो। पर अब सवाल ये है कि ये लोग हम लोगों को सिखाने के लिए कुछ लिख कर गए, अब आँख में उंगली डाल के नहीं न सिखाएंगे, अपना काम था लिखना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फैंटेसी पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है, जैसा विनय विश्वास ने भी लिखा है कि उन्होंने अपने मानी अपनी जो अंतरात्मा और दूसरी चीज़ें और भाव और विचार थे, उस सब की अभिव्यक्ति के लिए फैंटेसी का प्रयोग किया। पर फैंटेसी केंद्रिकता का एक हिस्सा है। केंद्रिकता का एक हिस्सा इसलिए कह रहा हूँ कि फैंटेसी में बिंब होते हैं। स्वप्न चित्र ही फैंटेसी का सरल नाम है। तो चित्र होगा तो ऐन्द्रिक भी होगा ही। इसलिए फैंटेसी पर मुक्तिबोध के सिद्धांत और व्यवहार दोनों पर विस्तार से बात और विचार होना चाहिए, जो अभी संभव नहीं है। मैं लेनिन का वह उदाहरण पढ़ रहा हूँ खाली इसलिए कि जो नए लोग हैं यहाँ, मैं वयोवृद्ध लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं वो कुछ सीखें, पढ़ें। हमारी परंपरा जो व्यापक परंपरा है, हमारी परंपरा में लेनिन भी आते हैं, खाली हमारी परंपरा में तुलसीदास ही नहीं है। तो इसलिए मैं वह हिस्सा पढ़ रहा हूँ। ये मित्रों लेनिन ग्रंथावली का 38वां खंड है। इस किताब का नाम है फिलोसॉफिकल नोटबुक्स। उसी के 372-73 पेज से मैं पढ़ रहा हूँ। अब सुन लीजिए, अगर ये पढ़ने में आ गया तो देखिए, the approach of human mind to a particular thing। मैं बहुत धीरे धीरे जानबूझ के पढ़ रहा हूँ कि समझने में मदद। The approach of human mind to a thing, the taking of a copy और कॉन्सेप्ट। ये देखिए, एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से, कॉपी भी और कॉन्सेप्ट भी, मैंने ये बिंब भी और विचार भी। कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज नॉट ए सिंपल immediate act, a dead mirroring
but one which is complex is split into two zigzag like, which includes in it the possibility of flight of fantasy from life. More than that, the possibility of transformations of which man is unaware. अनजान में भी होता है। दिवा स्वप्न वही है। दिवा स्वप्न में भी फैंटेसी होती है। Unaware of it, the abstract concept, idea into a fantasy. For even in the simplest generalization, in the most elementary general idea, there is a bit of fantasy. It would be stupid to deny the role of fantasy even in intricate sciences. माने विज्ञान तक में फैंटेसी होती है, लेनिन ये कह रहा है। बाकी जो कहा सो आपने सुन लिया, उम्मीद करता हूँ कि समझ लिया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परंपरा में फैंटेसी पर विचार हुआ है, उस सब को ध्यान में रखकर मुक्तिबोध की फैंटेसी के बारे में जो धारणाएं हैं और जो उसके प्रयोग है उस पर विचार करना जरूरी है। मुक्तिबोध मूलतः असल में विचार के कवि है। विचारशीलता जितनी है मुक्तिबोध की कविता में, इतनी बहुत कम कवियों में पाई जाती है। अब जैसे हमारे आदरणीय बाबा के यहाँ भाव अधिक है। स्वयं उन्होंने लिखा है कि तरल आवेगों का यह कवि, अपने को तरल आवेग बने भावना के कवि कहते हैं। पुराने कवियों में निराला है जिनके यहाँ दोनों विचार भी हैं, भाव भी हैं। और भाव और विचार होगा तो अनिवार्यता हो, उसमें ऐन्द्रिकता होगी, क्योंकि माध्यम है ऐन्द्रिकता व्यक्त करने। आखिरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली अंदाज से कविता साहित्य के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ी गंभीरता से, पहले नहीं हुई है तो ये कोई जरूरी नहीं कि आगे भी न हो। फैंटेसी पर बात कीजिए और मुक्तिबोध की कविताओं को देखिए, गद्य को भी देखिए और विनय विश्वास ने उसकी शुरुआत कर दी है। शुरुआत का श्रेय विनय विश्वास को मिलना ही चाहिए। यही मेरा कथन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि बली सर से अनुरोध करूंगा कि वो उनको गमला देकर उनका स्वागत करें। सवालों के समक्ष खुद को पाते हैं। इसमें नागरिक कहाँ खड़ा है, लेखन क्या है, नागरिक चेतना और लेखन के आपसी संबंध क्या हैं, हमारे अपने समाज में लोकतंत्र, लेखन और समाज के क्या रिश्ते हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए, वैश्वीकरण के दौर में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, ऐसे सवालों से दो चार होते हुए जब हम हिंदी की प्रगतिवादी कविता और नई कविता के मजबूत सेतु के रूप में प्रतिष्ठित मुक्तिबोध पर एकाग्र होते हैं,
तब सवाल दर सवाल और जवाब दर जवाब रचना कर्म के कई अहम पहलू खुद ब खुद खुलने लगते हैं, मानो एक कदम पर 100 राहें फूट रही हैं। मुक्ति बोध अपने दौर के सबसे जिम्मेदार कवि, आलोचक और समीक्षक थे। कहना ना होगा कि जो कुछ मुक्ति बोध के ज़माने में अंधेरे में था, आज वही उजाले में। वो सच आज सबके सामने है जिसको मुक्ति बोध अपने समय में महसूस करके लिख चुके थे। बात साफ है कि मुक्ति बोध के रचना कर्म की परिधि और उसके केंद्र दोनों में हमारे आज के दौर के सवालों की समझ और उनके जवाब हासिल किए जा सकते हैं। मैं विनय विश्वास जी से अनुरोध करूंगा कि किताब पर अपनी बात रखें और लेखकीय वक्तव्य के रूप में इस किताब पर कुछ कहें। मुझे तो ऐसा कुछ कहना नहीं है, थोड़ा कह दो। अच्छा, हाँ कोई नहीं, बोल दीजिए, करना पड़ता है। हाँ मेरे लिए बोलने को कुछ खास है नहीं, क्योंकि जो मैं कहना चाहता था वो मैंने लिख दिया है। और बस इतना ही कि ये काम जो है ये बहुत लंबे समय में हुआ। जब मैं एमफिल कर रहा था तो सर के अंडर मुक्तिबोध की कविताओं में इंद्रिय बोधात्मकता विषय पर मैंने एमफिल की। तो उसके बाद वहाँ से मतलब इसका जो बीज है वो वहीं से शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर कई बैठकों में बात होते होते ये लगा कि इसको छपना चाहिए, क्योंकि ये काम सर ने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट के साथ कराया था और इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो मुझे ये लगा कि दूसरे भी इससे सीख सकते हैं, जो सर ने मुझे बताया है दूसरे लोग भी इससे सीख सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये विचार बना कि मुक्तिबोध को देखना है तो मुक्तिबोध केवल कवि तो नहीं है, उनके यहाँ जो कहानी, आलोचना और कविता, इन विधाओं के बीच आवाजाही खूब है। और इसलिए मुक्तिबोध की आंतरिकता को या मुक्तिबोध के रचनाकार को समझने के लिए उनके गद्य को समझना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि मुक्तिबोध एक जेन्युइन कवि थे, बहुत जेन्युइन कवि थे और जेन्युइन आलोचना की मांग उनका रचनाक्रम करता है। जेन्युइन आलोचना से मेरा मतलब ये है कि कवि की दृष्टि से कवि को देखना, कवि की दृष्टि से कवि को देखने की कोशिश करना। मुक्तिबोध के बारे में रामविलास जी ने, नामवर जी ने, अन्य समीक्षकों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा, लेकिन सब लोगों ने मुक्तिबोध की दृष्टि से मुक्तिबोध को देखा हो ये ज़रूरी नहीं, ऐसा मुझे लगा। और मैंने कोशिश की कि मुक्तिबोध की दृष्टि से मुक्तिबोध को देखा जाए, जेन्युइन कवि की एक जेन्युइन समझ विकसित हो, इसके लिए कोशिश की जाए। तो इसके लिए गद्य साहित्य भी पढ़ा। अब घर से कॉलेज बहुत दूर है तो समय बहुत कम मिलता था बीच बीच में, लेकिन जितना समय मिलता था मैं धीरे धीरे सब करता रहा इस काम को और फिर अंततः ये काम 30 साल में हो गया। तो बस इतना ही मुझे कहना है इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। संदेह अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर हम जब मुक्तिबोध पे बात करते हैं तो हम कविताओं में सिमट कर रह जाते हैं। यहाँ पर विनय विश्वास जी इस पुस्तक के बहाने मुक्तिबोध की जो डायरी है उस पर भी बात करते हैं और डायरी पे बात करते हुए वो एक जगह लिखते हैं, दिसंबर में 28 दिसंबर को हम लोग रघुवीर सहाय पर यहाँ एक कार्यक्रम करेंगे। मार तमाम लोगों के कवि रघुवीर सहाय, और उसमें अध्यक्षता करेंगे अशोक वाजपेयी और रघुवीर सहाय की कुछ चुनी हुई कविताओं की यहाँ आवृत्ति होगी। और फिर रघुवीर सहाय पर बोलने के लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा पैनल है जिसमें बहुत युवा लोग भी हैं, जैसे कुमार मंगलम, गौरव भारती
बंशीधर उपाध्याय, सिद्धार्थ शंकर राय, राकेश रेणु, अमिताभ राय, राकेश सिंह, राजकुमार, रेखा सेठी, सूर्यनाथ सिंह, नवीन चंद्र लोहानी, असद जैदी इत्यादि। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि 28 दिसंबर की शाम आएँ। धन्यवाद। वैसे ही आवाज आ जाएगी। नहीं, माइक में बोलिए, पीछे तक नहीं जाएगा। मंच पर आसीन मित्रेश श्रीवास्तव जी, विनय विश्वास जी, हरिगोविंद चौधरी जी, चारू मित्र जी और अच्युतन। मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले तो मुक्तिबोध पर जो काम हुए हैं अब तक बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं, लेकिन एक चीज़ इस पुस्तक के बारे में ये ज़रूर लगी कि यह पुस्तक उन सब से इस रूप में अलग है कि मुक्तिबोध एक राजनीतिक कवि हैं और पहले लिखने वाले ज़्यादातर विद्वानों ने उन्हें एक राजनीतिक कवि के रूप में लेते हुए ही अपनी राजनीति को भी उन पर आरोपित किया है। यानी जब वे मुक्तिबोध की आलोचना करते हैं तो अपने अपने जो राजनीतिक पूर्वाग्रह हैं उनको लेकर मुक्तिबोध के पास जाते हैं और इस आधार पर मुक्तिबोध की व्याख्या करते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगा कि उन व्याख्याओं में जो मुक्तिबोध की दृष्टि है वो विरोधी भी पड़ती है। जैसे उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, ये हम पहले से जानते हैं कि कविताएं हमारे समकालीन हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए उनका अर्थ और ज्यादा अपने नजदीक आता जाता है। जैसे दो इसमें कविताएं हैं, उसमें तो मतलब पढ़ते हुए इतना पठनीय है वो, जैसे एक तो चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरी कविता जो है वो चांद का मुंह टेढ़ा है और लकड़ी का रावण। इन दो को जब गद्य में प्रस्तुत किया गया तो पढ़ के जो है वो जिसको कहते हैं तबीयत गनगना जाए। जगह जगह वो जो चांद का क्या अर्थ है और वो चांद कैसा है, ये पता लगा कि किरणों का अर्थ जो है हमेशा रोशनी नहीं होता है। एक जगह मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस में ही लिखा है कि सत्य की झाई निरंतर चिलमिलाती थी। सत्य नहीं है, सत्य की झाई है। और इस कविता का अर्थ पढ़ते हुए ये लगा कि वो बात बिल्कुल मुक्तिबोध वाली जो किरणें हैं वो रोशनी का पाखंड है। उन्होंने ये लिखा, रोशनी नहीं है, रोशनी का पाखंड है। और इसके साथ साथ भैरव है, बरगद है, ये सब अंधेरे में भी है। सबसे ज्यादा बहुपठित जो कविता है उसमें भी ये बिंब मिलते हैं। भैरव है, बरगद है, नगर है, पेंटर है, पोस्टर है, पोस्टर का चित्रण है। और एक जगह ये आता है, दरअसल वो कविता जो है उसमें एक तरफ तो चांद है, उसकी सत्ता है, और वो चांद तानाशाह की तरह है। तो
वो जो चांद की सत्ता है वो एक तानाशाह की सत्ता है, और रोशनी का मतलब रोशनी नहीं है। और जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उसके विरुद्ध पोस्टर बनाने की, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की। और एक जगह ये आता है कि उनके पास कुछ है नहीं चित्र बनाने के लिए, तो ये आता है कि अगर कुछ नहीं है तो नाखूनों से ही, उंगलियों से ही चित्र बनाओ। अमरकांत का एक उपन्यास आया था इन्हीं हथियारों से, और उसमें जो सामान्य जन है वो जब लड़ता है तो कोई भोंपू को हथियार बनाता है, कोई पेचकस, जो साइकिल का काम करने वाला वो पेचकस से ही लड़ता है, किसी के पास लाठी है। मुक्तिबोध की ही कविता अंधेरे में नजर आती है, जब वो ज्ञान की आंधी आती है ना, वो तो वो सब जो है वो सट्टा, दादा का सोटा और बच्चे की पेपे और सब जो है वो घूमने लगती है हवा में। और इस बात पर विनय जी ने यहां बल दिया है कि देखिए ये जो सामान्य जन हैं, जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, ये सामान्य चीजों से आंदोलन, मुक्तिबोध इसलिए निराशा के कवि कहीं नजर नहीं आते। ये जो लकड़ी का रावण है यहां भी, कि वो जो अपने आप को मजबूत समझ आता है। और ये बहुत बेहद समकालीन पाठ है कि जो बहुत ताकतवर अपने आप को समझता है, और कभी कभी जनता ये समझ लेती है अब इस ताकतवर का कहीं अंत नहीं होगा, तो वहां ये दिखाया गया कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम जानते नहीं हो, वो लकड़ी का बना हुआ है, तुम्हें पहचानने की जरूरत है। ये समकालीन पाठ है इन कविताओं का, और वो काम करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, बिंब है कि पोस्टर को जब पढ़ते हैं तो आंखों की रोशनी में वो चमकते हैं अक्षर। ये बिंब है, ये आंतरिकता का पाठ है कि किस तरह से, इसलिए वो केवल शिल्प नहीं है, वो अर्थ को भी हम तक पहुंचाता है। इसी तरह से उन्होंने जब कहानियों पर काम किया तो मुक्तिबोध के यहाँ एक विशेषता है कि कहानी के भीतर कहानी आती है, और वहां भी बेहद समकालीन पाठ है जिन पर उन्होंने बल दिया है। जैसे पक्षी और दीमक, उसके भीतर एक कहानी है, और कहानी यही है, सब जानते हैं कि वो पक्षी आसमान में उड़ता था, उसका पिता भी उड़ता था, उसका पूरा परिवार उड़ता था। तो एक दिन एक दीमक बेचने वाला जा रहा है बैलगाड़ी पर, वो आवाज लगा रहा है, दीमक ले लो, दीमक ले लो। उनमें से वो सबसे छोटे वाला जो है वो उतर आता है, और दीमक के बदले वो पंख मांगता है, तो अपना एक पंख दे देता है, एक दीमक ले और खाता है, तो मजा आता है उसको दीमक खाने में, और उसकी रोजाना की आदत बन जाती है पंख दे के दीमक लेने की। उसके पिता ने समझाया कि यह हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है, यही है उसमें, स्वाभाविक भोजन नहीं है, लेकिन वो मानता नहीं है। नाथ त्रिपाठी जी, मिथिलेश्वर जी, मंच पर उपस्थित मित्रों और आप सभी मित्रों, ये थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा था कि हमने एक समीक्षा की थी इस किताब की, हंस में छपा था, तो हमने सोचा कि उसको पढ़ दूंगा। तो लेकिन बातें इतनी अच्छी निकल रही हैं, असल में फैंटेसी पर मुक्तिबोध ने बड़ी गंभीरता से काम किया था, और उन्होंने कॉर्डवेल को भी पढ़ा था, लेनिन को भी पढ़ा था। तो हमने, जब मैं आलोचक मुक्तिबोध नाम की मेरी पुस्तक छपी हुई है, दरअसल एमए का डिजिटेशन है वो, लेकिन उन दिनों ये मुक्तिबोध की रचनावली नहीं छपी थी, तो हम लोग क्या करते थे कि पत्रिकाओं से लेख ढूंढ करके निकालते थे। हालांकि उनकी वो एक साहित्यिक की डायरी आ चुकी थी, लेकिन और सब बहुत सारे लेख और कविताएं हमने पत्रिकाओं से ढूंढे थे। तो
एक चीज तो मुझे ये लगा कि मुक्तिबोध ने एक तो रामचंद्र शुक्ल को बड़ी गंभीरता से पढ़ा था, जो अंतर भीतर बाहर, अंतर जगत और बाह्य जगत में द्वंद्वात्मक संबंध किस तरह से है, उसको बड़ी गहराई से वो समझते थे और उस पर काम किया था उन्होंने। फैंटेसी पर भी हमने जो अपनी आलोचक मुक्तिबोध वाली किताब है, रचना प्रक्रिया के संदर्भ में काफ़ी उन्होंने जो चिंतन मनन किया है, विचार किया है, उस पर कॉर्डवेल का प्रभाव दिखाई देता है। कॉर्डवेल को भी हमने उन दिनों इल्यूजन एंड रियलिटी पढ़ा था, वो पढ़ लिया था वो किताब। और एक और जो कई बार यूनिफाइड सेंसिबिलिटी की जो बात जो टी.एस. एलियट करते हैं, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी भी मुक्तिबोध में है, ज्ञानात्मक संवेदनात्मक ज्ञान। तो बिल्कुल पांडे जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल वो मौजूद हैं और इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए। अभी वेद प्रकाश बड़ी गंभीरता से उन्होंने विवेचन किया और अच्छी बातें रखी हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। लगा कि इतने अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब मैं चूँकि बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, तो या तो थोड़ा सा पढ़ दूँ, लेकिन समय बहुत हो गया है, तो अब क्या करें बताइए कि इसके कुछ हिस्से मैं पढ़ दूँ। ये जो रिव्यू हमने हैं 3 पेज वैसे तो 10 मिनट बोलोगे भी, अगर 10 मिनट बोलोगी। नहीं, असल में सब तबीयत 2-3 दिनों से खराब चल, तुम जो मैं पढ़ रही हूँ। मुक्तिबोध की जन्म शती के अवसर पर कई साहित्यिक पुस्तक के लेखक डॉक्टर विनय विश्वास एवं सभागार में उपस्थित लेखक, पुस्तक की तारीफ में और पुस्तक के बारे में कई बातें हो गई हैं और मैं संक्षेप में कुछ प्रश्नों को सबसे पहले जो बात मेरे दिमाग में खटकी है वो ये कि विनय विश्वास की इस पुस्तक में मुक्तिबोध के संशय और अविश्वास की बात बहुत है और मुक्तिबोध निश्चितता की कमी है। मुक्तिबोध से बहुत पहले फिजिक्स में 27 के आसपास हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का सिद्धांत दिया था, अनिश्चयता का सिद्धांत। और हाइजेनबर्ग का कहना था कि हम स्थिति और गति दोनों को एक साथ नहीं जान सकते और ये एक तरह से द्वंद्वात्मकता की बात थी। और मुक्तिबोध भी प्रक्रिया की कमी है, वो कहीं भी किसी निर्णायक या किसी निश्चित चीज पर नहीं पहुंचते और इसलिए उनके यहाँ जैसे इस तरह के शब्द बहुत आता है कि खटका लगा, तो वो खटका जो है वो एक संशय है मुक्तिबोध। दूसरी बात ये कि मुक्तिबोध को लेकर कुछ बातें हिंदी में कई बार मुझे लगता है कि बहुत इस रास्ते चली गई। एक बहस मुक्तिबोध को लेकर 60 के दशक में हम सब जानते हैं, वो एक क्लासिक बहस है और इधर नए सिरे से मुक्तिबोध को लेकर बात हो रही है। लेकिन मुक्तिबोध और निराला के बीच का जो संबंध है, ये हिंदी में कई बार लगता है कि बहुत गुपचुप तरीके से इसको निपटा देने की कोशिश होती है। और जैसे मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि जब हम ऐन्द्रिकता की बात करते हैं तो निराला के यहाँ जो ऐन्द्रिकता है वो हमारे भीतर एक खास तरह से लगाव पैदा करती है, एरोटिसाइज करती है। लेकिन मुक्तिबोध की ऐन्द्रिकता जो है वो भय उत्पन्न करती है। जैसे उदाहरण के लिए मुक्तिबोध के यहाँ भुभु है, उल्लू है, सारे बिंब जो है प्रकृति से संबंधित जितने बिंब है वो सब भय उत्पन्न करते हैं, जबकि ठीक 15 या 20 साल पहले या उससे भी कम का फासला होगा, निराला के बिंब भय नहीं उत्पन्न करते हैं। और आप निराला की परंपरा में प्रगतिशील कवियों को भी हम देख लें तो उनके बिंब भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं हमारे लगाव को, हमारे भीतर जो मौजूद सौंदर्य बोध है उस सौंदर्य बोध को एक तरह से कंटिन्यू करने की कोशिश है। लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ उसका एक डिसकंटिन्यूटी दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जब हम ऐन्द्रिकता पर बात करते हैं तो ये
मुक्तिबोध की आंतरिकता निराला और निराला के बाद जो प्रगतिशील 3 कवि हैं हमारे पास, उनकी आंतरिकता से किस तरह भिन्न है, और अगर इस तरह का है या मुक्तिबोध के यहाँ प्रकृति इतनी बीहड़ क्यों है, या तीसरी बात कि मुक्तिबोध के यहाँ लगाव की जगह दिलगाव क्यों है। मुझे लगता है कि 3 प्रश्न हैं जो बहुत विश्रृंखलित सी बातें हैं मेरे दिमाग में। इन 3 बातों को लेकर मैं कुछ बातें एक तो ये कि निराला और निराला के बाद जो तीनों होते वो विकसित होती हुई कृषि सभ्यता के कवि हैं, और इसीलिए निराला के यहाँ छंद टूटता है। लेकिन ये सवाल पूछना लाजमी लगता है मुझे कि संगीत और कविता का अलगाव को पैदा हुआ होगा, क्योंकि भक्त कवियों के यहाँ तो संगीत और कविता है एक साथ, उसके बाद रीतिकाल में भी संगीत और कविता नहीं होती, लेकिन निराला के यहाँ आते आते संगीत और कविता का एक अलगाव जैसा हमें दिखने लगता है। लेकिन वहां फिर भी संगीत और कविता पूरी तरह अलग नहीं होते। मुझे लगता है हिंदी में संगीत और कविता का जो मुकम्मल अलगाव है वो मुक्तिबोध के यहाँ दिखता है। और जब आप अगर अंधेरे में कविता को याद करें तो उसमें जो आत्म वक्तव्य है कि अब तक क्या किया, जीवन क्या किया, सिर्फ उतना हिस्सा बहुत लिरिकल लगता है, लेकिन उसके बाद का जो सारा हिस्सा है वो एक तरह से संगीत के विरुद्ध है। तो ये जो जीवन में जो संगीत का जो विरोध है वो क्यों पैदा होता है? तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा, मैं फिजिक्स का छात्र रहा हूँ, तो एक तरह से ये कि कृषि सभ्यता में एक तरह की पेरियोडिसिटी है, एक तरह का दोहरावपन है, और वो दोहरावपन उसकी पूरी चेतना में एक खास तरह की कविता में भी, देखने में भी, सोचने में भी एक दोहराव आता है। लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ वो दोहराव खंडित हो जाता है, और इसका कारण ये है कि मुक्तिबोध कृषि सभ्यता के बजाय औद्योगिक क्रांति के बाद या औद्योगिक सभ्यता के कवि हैं। अगर हम थोड़ा सा और इस बात को ध्यान दें तो प्रकृति का जो संबंध मनुष्य के साथ है वो मनुष्य खुद प्रकृति का अंश रहा है, और हमेशा मनुष्य स्वयं प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन मनुष्य का प्रकृति के साथ जो संबंध है द्वंद्व और द्वैत का है। प्रकृति से मनुष्य लेता भी है और प्रकृति से संघर्ष भी करता रहता है। लेकिन ये 2000, 5000, 8000 जो भी मनुष्यता का इतिहास है, ये संघर्ष टूटता कहाँ है? ये संघर्ष टूटता है औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति में मनुष्य और प्रकृति के बीच एक तीसरे तत्व का आना होता है, और ये तीसरा तत्व है यंत्र। यंत्र के आने ने इस संबंध को पूरी तरह विघटित कर दिया, और मनुष्य अब प्रकृति पर वर्चस्व कायम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य और प्रकृति के संबंध का जो विघटन है, उस विघटन को पहली बार मुक्तिबोध सामने लाते हैं, और इसलिए मुक्तिबोध को ये लगता है कि मनुष्य और प्रकृति का जो हजारों सालों का जो संबंध है वो अब एक समाप्ति के दौर में आ चुका है। इसीलिए मुक्तिबोध के यहाँ प्रकृति इतनी भयावह लगती है। कोई रह नहीं गया, हम ही हैं। असल में ये जो विनय विश्वास की बात है, ये जो कुछ अच्युतानंद ने कहा है, उसी को देखते हुए ये विषय पर काम किया था मैंने। और ठीक है, मुक्तिबोध पर अभी भी आइडियोलॉजी पर बहुत बात होती है, उनकी वैचारिकी पर बहुत बात होती है, जबकि कला में एक बड़ा सरल सिद्धांत है कि वो उसमें विचार, इंद्रिय बोध, विचार और भाव, ये तीनों का संयोग होता है। तो ये मुक्तिबोध को पढ़ने पर लगा कि उसमें उनका प्रबल इंद्रिय बोध है, जहाँ विवेक की मणियाँ बन जाती हैं। लगता तो ये हुआ कि अगर कविता का रस पूरी तरीके से, अच्छा ये मुक्तिबोध के साथ ही नहीं होता था, ये कबीर के साथ हुआ। आप कबीर पर विचार करिए तो कबीर का वर्णाश्रम विरोध, कबीर की दैहिक चेतना, कबीर का तर्क, कबीर का व्यंग, लेकिन कबीर की कविता कविता है। और म्यूजिक की बात बड़ी बढ़िया बात कही। मेरे ख्याल से अभी तक भारतवर्ष में जो साहित्य लिखा गया है
संसार का बड़ी जाना था। उसमें जितनी म्यूजिकलिटी भक्ति साहित्य में है उतनी म्यूजिकलिटी कहीं नहीं है शायद। तो ये देखते हुए विनय विश्वास को ये कहा, उन्होंने खुद सोचा, विचार के तय किया कि इंद्रिय बोधकता पर काम होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय बोध बहुत है और कोई काम उस पर हो नहीं रहा है। अब अच्युतानंद उस चक्कर को फिर वही लाना चाहते हैं। तो ये असल में जो कुछ उसने कहा ना, उससे ऊब करके ये काम किया गया था। भी हैं, आइजनहॉवर भी हैं और लेकिन ये निराला वाली बात जो तुमने कही वो मेरे दिमाग में आई और बड़ी, जैसा एक विचार जैसी बातें करता है वो कृषि सभ्यता के हैं और वो अंतर तुलसीदास और कवि के लिए। तुलसीदास कृषि सभ्यता के कवि, कृषि निगावन से तो किसाना और सावन में सब करते हैं। कबीर बाजार का कवि है, जो उमर रहा है बाजार उसके कवि कबीर। इसीलिए खाते हैं कमाते हैं अपना, जैसे ही आप वो कम्युनिटी प्रोड्यूस कर, जैसे कम्युनिटी आप बनाने लगते हैं वैसे आप सामंतवादी श्रृंखला से उतनी मात्रा में हट जाते हैं, तोड़ देते हैं आप। तो बाजार ये काम करता है, लेबर तब जैसे कम्युनिटी बनाने लगता है, जैसे कपड़ा बेचने लगे आप, वैसे ही वो जोलाहा भी था। जोलाहा इसीलिए सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, वो संदेश शासक से लेकर के कबीर और सब तक जोला है, क्योंकि वो उस जमाने में भी अपना बुनते थे, खाते थे और बधुआ नहीं थे जोलाहा कभी। तो ये, लेकिन एक बात जरूर है, कभी तुमने इस बात पर विचार किया शिवानी कि मुक्तिबोध के यहाँ कबीर का निराला का उल्लेख कहीं है कि नहीं है? जी नहीं है। निराला के यहाँ एक आदमी के यहाँ और भी नहीं है, विजय देवनारायण शाही के यहाँ। अभी सोचते सोचते बुजुर्ग को पता चल जाता है ना, निराला के यहाँ मुक्तिबोध का उल्लेख निराला के यहाँ क्यों नहीं है? फिलहाल गोरखपुरी कहते थे कि मैं जब दर्जा 1 में था तब ध्वनि की 2 पैसे की रामचरितमानस का गुटका मिलता था, और उसे पढ़कर ही मैंने जान लिया था कि ये पोइट इतना बड़ा मेहराब है कि सर झुका करके निकल जाओ। अगर तुमने कहीं उतना ऊंचा होने की कोशिश की तो तुम कहीं नहीं रहोगे, शायद कभी बड़ी नहीं पाओगे। निराला मुक्तिबोध ऐसा थोड़े कि मुक्तिबोध निराला का सुना नहीं हो, लेकिन मुक्तिबोध जानते थे किससे टकराना और किससे नहीं टकराना। प्रसाद से टकराए 25 साल लगा, क्यों भैया ना, करीब 20-25 साल तक मुक्तिबोध ने काम किया, जितना काम रामविलास जी निराला पर किया करीब करीब उतना काम मुक्तिबोध ने प्रसाद पर किया, उतना समय दिया। तो जानते थे एक ही काफी है पूरा जीवन के लिए। ये निराला और मुक्तिबोध का संबंध बड़ा अजीब है, ठीक मौके। और ये बात मुझे कहे, मैं इस बात को सोचा करता था, शाही ने निराला का क्यों नहीं किया? दूसरा ये जो लघु मानवता वाली किताब बड़ी मशहूर लेख है, वो जो महत का और लघु का फार्म बना रहे थे मुस्ताही, उससे नाला खटका पैदा करते थे, बाधा डाल देते थे। शाही महत और लघु में बांट देते थे, लेकिन निराला महत भी थे लघु भी थे। इसलिए शाही ने ये काम किया कि निराला को, अजीब है, उस पूरे लेख में निराला का नाम ही नहीं है, मुक्तिबोध का भी नाम नहीं है उस पूरे लेख में। तो यहाँ भी कहीं निराला मुक्तिबोध का ही संबंध है। तो एक बात कही,
दूसरी बात ये कि रचना में जैसे ही आप किसी का नाम लेते हैं, जैसे ही रचना में अंधेरा आया या प्रकाश आया या कोहरा आया, चांदनी आई, तो प्रबंधत्व की यह मांग है, हो नहीं पाता है। पहले जो कहानियां लिखी गई हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, उसमें शुरू में थोड़ा सा आकाश कैसा है कैसा, फिर आगे चले। लेकिन ये मुक्तिबोध के यहाँ जैसे प्रकाश आता है, अंधेरा आता है, कोहरेला आता है, वो उस पूरी रचना के कथानक के कैरेक्टर बन जाते हैं। वो उसमें फिर प्रकाश नहीं रहता है, वो एक मानुष पात्र बन जाता है, और ऐसा मानुष पात्र बन जाता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वत्र व्याप्त है, और वो रचना को आगे लगाने में वो सबसे भूमिका निभाता है। इसलिए वहाँ मुक्तिबोध की रचनाओं में मनुष्य ही पात्र नहीं है, वो जो प्रकृति है, ये जो अंतर्बोधिकता है, वो भी एक पात्र है, और वो रचनाओं को बहुत दूर तक ले जाती है। अब जैसा कि वेद प्रकाश ने कहा कि वो काम बड़ा मुश्किल है, मैं उस बात को उन्हें कहना मैं चाहता था कि वही गए, तो ये दो जगह हुआ ऐसा कि ये पूरे कथानक को, कविता को कहानी बना करके गद्य में कह देना। आपको याद होगा कि अभी ये काम रमेश उपाध्याय ने किया था कि अंधेरे में को उन्होंने एक पूरी कहानी बना करके, और इस तरह का काम मैं ठीक कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी कथानक लिख दिया। बहुत किताबों पर लिखा शुक्ल जी ने, लेकिन दो पर कथानक बनाया, कहानी लिखी। एक तो कामायनी की कथा पूरी कह दी, और मेरा ख्याल से अगर मेरी स्मृति ठीक है तो पद्मावत की भी, और किसी की नहीं, साकेत की नहीं, और किसी की नहीं, कामायनी की हो, शायद पद्मावती की मैं ठीक हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ। सूफी काव्य की पूरी की जी, सूफी जो प्रबंध पद्मावत की में, क्योंकि कामायनी का गद्य लिखना बहुत मुश्किल काम था, और मैं इस पूरी किताब में, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे विश्वास को, सबसे ज़्यादा मेहनत अगर पड़ी होगी उनको, सबसे ज़्यादा कठिन काम करना पड़ा होगा, वो उन्हीं कविताओं का गद्य बनाने में, कथानक बनाने में। क्योंकि अगर पात्र अलग हैं, मनुष्य अलग हैं, पक्षी अलग हैं, और घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, और मुक्तिबोध की जो कविता आगे बढ़ती है, जिस गति स्थिति की बात आपने की, बड़ी अजीब बात है। एक कदम उठाता हूँ और 100 राहें उठती हैं। जिसको जल्दी पहुंचना होता है उन्हें ना छोड़ देता है, लेकिन जिसको इस बात की चिंता है कि सबकी खबर लेनी है, जिंदगी जो कहता है कि कविता जन चरित्री है, तो हमारी आपकी जिंदगी कैसी है? हमारी आपकी जिंदगी में कितनी चीजें मिली हुई हैं, कितनी चीजें मिली हुई हैं। अब कोई आदमी कविता को भी अगर वैसे रखता है, किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता, किसी को छोड़ ही नहीं सकता वो, तो इसलिए मुक्तिबोध की कविताएं बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, सबकी खबर लेते हुए। वो सब राहें फूटती हैं, सब पर कदम रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक दिक्कत और बहुत बड़ी है। दिक्कत ये बहुत बड़ी है कि मुक्तिबोध पहुँचना भी चाहते हैं वहाँ, ऐसा नहीं कि उद्देश्य नहीं है। कविताएं खत्म कहते तो हैं, अधूरी कविताएं हैं, लेकिन मुक्तिबोध की हर कविता के अंत में उजाला होता है। ये अंधेरे में कविता में, पूरी कविता अंधेरे में, बाद में उजाला होता है, कड़े का प्रकाश आता है। बाद में लकड़ी के रावण है, रावण इतना ज़्यादा है, लेकिन बाद में रावण का पतन होता है, बंदर भालू ऊपर उठते हैं। हर कविता पहुँचती है वहाँ तक, उद्देश्य है मुक्तिबोध। अगर उद्देश्य न होगा तो गति नहीं होगी, कविता आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसीलिए अस्ति और नाश, गति और स्थिति। आप जानते होंगे
कि हर स्थिति में गति होती है निहित, लेकिन स्थितियों में अगर अंतर्विरोध न हो, अगर द्वंद्व न हो, गति जो पैदा होती स्थिति में वो उस द्वंद्व से पैदा होती है, उस संघर्ष पैदा होती है। अब मुझे इसके बाद बात आ गई अज्ञेय की बात, जिसका पांडे जी ने उल्लेख किया था, वो असाध्य वीणा का, बड़ी कविता है असाध्य वीणा कविता, इसमें कोई शक नहीं। हुआ ये, कवियों के बड़े खलीते होते हैं, बहुत बाद में शायद अंतिम लिखी हुई कविता, अंतिम कविताओं में से कविता नहीं की है। मुक्तिबोध की कविता आई और तब सजीव हो गया। मुक्तिबोध तो अज्ञेय के संपादन में कवि थे। अज्ञेय ने नावल तो लिखे हैं, कविता में प्रबंध काव्य उसके पहले बहुत कम रहा होगा, रावत कोई नाम नहीं हुआ। नाटक लिखा था, ये असाध्य वीणा एक प्रबंध करता है और बहुत पात्र हैं असाध्य वीणा में, सब वर्ग के पात्र हैं, सब लोग हैं, पात्रों की कमी नहीं है। लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगा प्रबंधक तो नहीं है इसमें। प्रबंध तो कहाँ से पैदा हो गया? मैं अज्ञेय का भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बड़े हमारे लोग बड़े आदमी हैं, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ करने को दे रहे हैं। प्रबंधक इसलिए नहीं है कि जितने पात्र हैं उनमें आपस में कहीं कोई क्लैश है। असाध्य वीणा में सब पात्र हैं, सब वर्ग के पात्र हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सेठ हैं, धनिक हैं, संगीतकार हैं, सब हैं, लेकिन उनको आपस में कोई झगड़ा, कोई क्लैश नहीं है, संघर्ष। क्योंकि संघर्ष प्रबंधक तो पात्रों की बहुलता से नहीं होता है। बिल्कुल बस बचिए, 1000 लोग बैठे वो चुपचाप रह सकते हैं, कहीं कुछ नहीं हो सकता। 1 अरब जनता है, सत्ता के विरुद्ध संघर्ष कहीं उठाते हैं तो गति कहाँ से होगी? साफ देख रहे हैं, कुछ उठाने वाले कम होते हैं। इसलिए प्रबंधक तो वहाँ नहीं हो सकता। वो जो पात्र जितने भी हैं सभी वर्गों के, सभी वर्गों के पात्र मौजूद है असाध्य वीणा में, लेकिन वो आपस में कहीं उनका कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि झगड़ा नहीं, क्योंकि क्लैश नहीं है, इसलिए प्रबंधक निर्मित नहीं होता। मुक्तिबोध के यहाँ ये कि अब ये जिस गद्य की बात मुझे करनी थी, वो गद्य की बात मैं कर दी, और उस कथानक में बना देना, पात्र जो हैं वो सारे जो होते हैं वो पात्र होते हैं। और इस किताब में इसका गद्य बहुत अच्छा है, और मुख्य रूप से मुक्तिबोध की कविता के उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो कविता होती है, उसकी जो गति होती है वो भंवर जैसी होती है, सीधे नहीं आगे बढ़ती, वो नारायण बढ़ती है, और वो उसकी जो गति होती है तमाम भावों को, चक्रवातों को डालते हुए फिर आपस में आगे बढ़ती है। उन सबको गद्य में बांध लेना, गद्य में लिख लेना, और इतनी पारदर्शी और स्पष्ट गद्य में लिखना, छोटे छोटे वाक्य में लिखना, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, ये बहुत अच्छी किताब है। मुक्तिबोध को एक अलग दृष्टि से समझने की एक सफल कोशिश है, ऐसा मुझे लगा। ऐन्द्रिकता हर कवि में किसी न किसी रूप में मौजूद है, क्योंकि इस दुनिया को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से परसीव करते हैं। इंद्रियों के बिना परसेप्शन संभव नहीं है, और परसेप्शन के बिना लेखन संभव नहीं है, अभिव्यक्ति संभव नहीं। तो कोई भी कवि, कोई भी लेखक और सामान्य व्यक्ति भी तो पहले परसीव करता है, उसके बाद अभिव्यक्त करता है। और जो 3 स्तर बताए गए कि पहले इंद्रियों से हम उसको जीवन जगत को जानते हैं, उसके बाद उसको महसूस करते हैं, बोध, भावबोध, और तीसरा जो है वो क्या कम, और तीसरा विचार तक पहुँचते हैं। तो मुक्तिबोध के यहाँ जैसा है
वो अतिरिक्त रूप से ऐन्द्रिक है, ये हम कह सकते हैं। और इसीलिए विनय जी का भी और सर का भी ध्यान इस पे गया। करीब 3-3.5 दशक पहले तो ये काम हुआ और आज ये हमारे सामने है। तो इसके लिए जितनी विनय जी को बधाई उतनी ही सर को भी बधाई, क्योंकि उनका काम इसमें झलकता है, उनके विचार इसमें झलकते हैं। दूसरी बात ये कि ये किताब मुक्तिबोध पे है, मुक्तिबोध को अलग दृष्टि से देखने वाली पुस्तक है। तो एक नई तरह की शुरुआत है। और अंत में बस 2-4 लाइनें मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ताकि सिर्फ आखिरी 2 लाइन। अंत में केवल इतना ही कि इस पुस्तक से गुजरने के बाद ये एहसास और तीखा हो गया है कि हिंदी के अन्य रचनाकारों में उनके बेहतर और पुनर्नवा अध्ययन के लिए ऐन्द्रिकता जैसे नए नए संदर्भ अपनाकर ठिठकी हुई हिंदी आलोचना को नई दिशा गति दी जा सकती है। और इसके साथ ही फिर से इन दोनों को बधाई और आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। त्रिपाठी जी के बोलने के बाद क्या बोला जाए? ये क्रम अब होने की बात लेकिन देखिए, जब से हमने साहित्य पढ़ना शुरू किया, मुक्तिबोध को एक अत्यंत जटिल कवि के रूप में हमारे सामने रखा गया। आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन हमने यही सुनते हुए और महसूस करते हुए और जटिल समझ के कभी मुक्तिबोध को छोड़ते हुए चलते रहे। तो जटिल है तो कैसे पढ़ें, कैसे समझें? मुझे आगे की एक कविता याद आती है। याद क्या आती है? वो एक कथा याद आती है जो उसमें है कि किसी झील के किनारे मुक्तिबोध वो आगे खड़े हैं और पेड़ है और पत्तियों की छाया पानी में देखते हैं। और वो उनका एक सौंदर्य बोध है कि वो पत्तियां जो पानी में दिख रही हैं, उस चीज को वो है। रघुवीर साहब की एक कविता है जिसमें वो बच्चों का जिक्र करते हैं और बच्चों का जिक्र करने के बाद वो कविता में ही लिखते हैं कि देखिए, आप इसे कुछ और नहीं समझिएगा, ये मेरे बच्चे हैं। तो अब आप देखें कि एक उनका सौंदर्य बोध है, एक इनका यथार्थ बोध है और मुक्तिबोध का एक जटिलता का एक बोध है। बहुत सारी आज तो खैर जो महफिल है, ये तो लग रहा है जैसे यूनिवर्सिटी में सेमिनार चल रहा हो। ये डायलॉग का असली रूप नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जितना शोध भक्ति काल पर और मुक्तिबोध पर यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, मुझे लगता है किसी और पर नहीं हुए होंगे। इसके बावजूद मुक्तिबोध जटिल बने रहे हैं, अर्थात उन पर काम करने की जरूरत हमेशा है। विनय विश्वास की किताब उस जटिलता का सरलीकरण नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि मुक्तिबोध का सरलीकरण हो जाए। ये खतरा रहता है, बराबर रहता है। ब्रह्म राक्षस को मुक्तिबोध ने जिस रूप में देखा हो, उसको हम कैसे देखें, तो सरलीकरण तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनको समझने का एक सुगम रास्ता विनय विश्वास की किताब
बताया। और जैसे कि और वक्ताओं ने कहा कि कविताओं की कथाओं को इन्होंने लिखा, मैंने देखा भी उसमें, वो नंबर दे के 1, 2, 3, 4 और कविताओं का नाम दे के, कविताएं नहीं है उसमें, कविताओं के भीतर जो कथा है तो ये हमारे लिए, एक पाठक के लिए भी बहुत जरूरी किताब है, शोधकर्ताओं के लिए तो है ही और विद्यार्थियों के लिए है। और इस किताब का प्रचार होना चाहिए आम पाठक को, इस किताब को, क्योंकि इसकी एक और खासियत है, इस किताब की भाषा, सुगम सुबोध भाषा, जिसमें एक जटिल कवि के बारे में बात की जा रही है। तो हम लोग इस किताब का आज प्रचार किया ही, आगे भी आप लोग करें, अपने विद्यार्थियों को बताएं और समीक्षाएं लिखें और जितना प्रचार हो सके। और मैं बिना विश्वास को बढ़ाई देता हूँ। एक बात मुझे खलती है जो मुझे, एक किताब आई थी मनोज कुमार सिंह की, भक्ति काल और आलोचना, वो किताब भी बहुत अच्छी किताब है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन उसमें उन्होंने मुझे बताया कि वो उस पर PhD किया था और फिर उसको किताब बना दिया। वही बात बिना विश्वास भी कर रहा है। नहीं, बीच में 30 साल के, 30 साल वो नहीं है, 30 साल उसमें उन्होंने शोध पर शोध किया। तो ये बात मुझे उतनी नहीं अपील करती है। आपने कभी एमफिल की है? आपने कभी एमफिल की? क्या एमफिल करना मुश्किल होता है, आसान नहीं। नहीं, मैंने सुना है, मैंने एमफिल नहीं किया, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मैं जानता हूँ कि शोध करना कितना कठिन काम है। और अमेरिका में मैंने सुना है कि अगर शोध आपका कहीं से भी घालमेल हुआ है तो आपकी सजा इतनी है कि आप फिर से सरवाइव नहीं कर सकते अमेरिका। तो आप देखिए अमेरिका में आपका आदमी जाके वहाँ अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज ले आया है। तो मुझे ये आप ना बताएं, मैंने एमफिल नहीं किया है। मुझे एक लड़का मिला है जिसको कॉलेज का फी देने के लिए कर्ज लेना पड़ा है। हम लोग उस तरह के लोग हैं, हमने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरे पिता मेरी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं। तो हम तो मुक्ति बोध के ब्रह्म राक्षस को लेके घूम रहे हैं, उन्हें भी करें, कहाँ से एमफिल करें, कहाँ से PhD करें? इस बात को हमें समझना होगा, तभी हम साहित्य और लोग से साहित्य को जोड़ सकते हैं। हम यथार्थ से भाग रहे हैं, हम आगे की तरह पत्तियों की छाया देख रहे हैं पानी में, तो वो वैसे नहीं होगा। हमें रघुवीर सहाय की तरह कहना होगा कि ये मेरे बच्चे हैं जो फी देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। मुक्ति बोध की तरह कहना होगा कि ब्रह्म राक्षस खड़ा है। और ये सचमुच सही बात होगी कि वो सप्ताह सप्ताह चाय पी के जीवन गुजारते होंगे। हमें सोचना होगा कि ये कैसा कवि है जो चाय पी के रहता है और कविता लिखना छोड़ता नहीं है। मुक्तिबोध भी अध्यापक है जी, मुक्तिबोध भी अध्यापक है। तो अध्यापक रहे फिर भी चाय पी के सप्ताह गुजारते आप बीड़ी पीते थे और बीड़ी लगातार सिगरेट नहीं पीते थे। और ये भी है कि मरने के बाद उनका पहला संग्रह छपता है, लेकिन संग्रह को छोड़ दीजिए। मुक्तिबोध अपने समय में अपने लोगों के बीच जाने जाते थे, लेकिन जैसा कि होता है हर समय में तो रजा फाउंडेशन होता नहीं है,
अशोक वाजपेयी होते नहीं हैं, तो चाय पी के ही रहना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बिना विश्वास को औपचारिक ही है, विश्वास सर बोल ही चुके हैं, लेकिन मैं सबसे पहले गुरुराज त्रिपाठी जी का धन्यवाद दो बातों के लिए दूंगा। एक तो वो अध्यक्षता कर रहे हैं इसलिए भी, और दूसरा ये कि यदि उनके मार्गदर्शन में काम नहीं हुआ होता तो ये कार्यक्रम यहाँ से नहीं हो रहा होता। तो पहले और ये पुस्तक मुझे मई में पढ़ने को मिली थी। मैंने जब पढ़ा तो मैंने सर कहा अपने विश्वास जिससे कि सर इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बार पर चर्चा में हुई थी काफ़ी, लेकिन मुझे लगा पर चर्चा होनी थी। सर तैयार हो गए और इतनी अच्छी पर चर्चा यहाँ हुई, उसके लिए सर को भी धन्यवाद। इतनी अच्छी पुस्तक आई और यहाँ पर चर्चा के लिए हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए। विशेष अतिथि के रूप में मैनेजर पांडे जी थे, वो व्यस्तता थी, उनको शादी में जाना था, उनको यहीं से हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। विनय जी उधर नोट से ले रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे या नहीं वो भी तो हाँ क्यों नहीं, अरे विनय जी बोलिए। तो हाँ मैं सर से बोलती हूँ, टाइम है, बोलिए। नहीं बस 2 मिनट। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आया हूँ, और ये जो काम मैंने किया है उसका प्रतिफल जैसा मुझे लगा ये सभी वक्ताओं को सुनते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये कि जो चर्चा हुई उससे आगे के लिए जो रास्ते खुलते हैं उनके ऊपर मेरा ध्यान गया। तो मैं सभी वक्ताओं का, आदरणीय पांडे जी का, वेद प्रकाश ने बहुत अच्छी ज़रूरी बातें कही, अच्युतानंद मिश्र से मेरा पहला परिचय है और मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत अच्छी लगी और ज़रूरी बातें उन्होंने उठाई और की। हालांकि उन बातों पर आगे बातचीत करने की गुंजाइश है, पर ज़रूरी बातें उन्होंने उठाई, ये बड़ी बात है। और सर के बारे में तो क्या कहूँ, मतलब उन्होंने तो जो ये एक नई बात आज भी मैंने, मतलब सर से जब भी बात होती है तो सीखने को कुछ ना कुछ मिलता ही है। आज भी ये सीखा कि अंधेरा, प्रकाश, कोहरा, ये सब मनुष्य पात्र बन जाते हैं। इतने समय से मैं सर के संपर्क में हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। और असाध्य वीणा के पूरे शिल्प विधान पर जो टिप्पणी उन्होंने की वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तो मैं सभी वक्ताओं का, नीरज इस पर गोष्ठी करना चाहते थे, मैं थोड़ा साबित था इसको लेकर के, और शुरू में मैंने बहुत रुचि नहीं भी ली, लेकिन नीरज का आग्रह लगातार बना रहा और उसका फल भी है ये गोष्ठी। और आप लोग सब आए, मतलब मेरे मित्र कई मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उन सबका व्यक्तिगत तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आए, आपकी वजह से ये गोष्ठी यहाँ तक पहुँची, हो पाई, और ये एक अच्छी बात है। मतलब ज़्यादातर गोष्ठियों में ये होता है कि एक बात है, उसी को तरह से बार कहा जाता रहता है, और इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता कि सुनने वाले सचेत लोग हैं, उनको एक बार में बात समझ में आ सकती है। वक्ताओं को ये ध्यान अक्सर नहीं रहता। नहीं, ये प्रॉब्लम है गोष्ठियों की, जिसकी वजह से गोष्ठियों ने एक रास्ता पैदा की है और लोगों को अपने